हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम लोगों ने शुरू किया था साइंस का मैराथन, नहीं साइंस का महामैराथन, जिसके पहले पार्ट में हम लोगों ने केमिस्ट्री का होल केमिस्ट्री का भिन्नयाई सब्जेक्टिव 5 नंबर का 2 नंबर का और जितना भी 10 साल से पूछा गया सब कंप्लीट किया था। आज हम लोग पार्ट सेकेंड में बायोलॉजी का होल भिन्नयाई सब्जेक्टिव 5 नंबर का जितना भी डायग्राम होगा और 2 नंबर का जितना भी सब्जेक्ट पूछा गया पिछले 10 साल में चैप्टर वाइज जरूर देखेंगे। अगर जहां आप लोगों का तैयारी एकदम बहुत हल्का में है तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आपको बायोलॉजी में एकदम अच्छा नंबर लाना है, साइंस में एकदम अच्छा नंबर लाना है, ये वीडियो अंत तक जरूर देखो। और इसमें हम लोग प्रिडिक्ट भी करेंगे कि 2026 के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा डायग्राम 5 नंबर में आ सकता है। तो वीडियो में बने रहें और जिसने अभी पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहला पार्ट जरूर देख लेना। तो आइए हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ये सबका फेवरेट चैप्टर होता है। पहला चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस है, लेकिन ये चैप्टर मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो 5 नंबर का डायग्राम पूछा था वो ये था अलैंगिक प्रजनन के प्रकार चित्र सहित समझाए। तो इसमें मैंने पहला जो चैप्टर चुना है वो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बार-बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको बता दिया अलैंगिक प्रजनन के प्रकार सहित समझाइए, है ना। मानव में लिंग निर्धारण सेक्स डिटरमिनेशन की क्रिया प्रक्रिया समझाइए। मानव प्रजनन दर मेल या फीमेल किसी का भी, है ना, प्रजनन दर का क्या बनाना है, चित्र बनाकर कार लिखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, पौधे में लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन का वर्णन कीजिए। तो इस चारों में 5 नंबर का क्वेश्चन चारों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन किए हम। तो आपको क्या बता रहे हैं कि पहला क्वेश्चन अलैंगिक वाला और लास्ट क्वेश्चन पौधे में लैंगिक वाला मैं आपको बता दे रहा हूं। इसके बाद जो क्वेश्चन बचेगा ये आप अपने से कर सकते हैं, है ना। अब नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार चित्र सहित समझाइए। ये मैं बोर्ड पर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम जाएगा, आधे घंटे से 40 मिनट तक हम लोग को पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करना है। इसलिए आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा तो आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइम का बचत करना है क्योंकि 21 फरवरी को एग्जाम है। तो अलैंगिक प्रजनन के प्रकार 5 नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिचय लिखेंगे। जिस प्रजनन में केवल एक अभिभावक भाग लेता है तथा युग्मों का निर्माण नहीं होता है उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, है ना। अलैंगिक प्रजनन के प्रकार क्या है, द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन। इसके बारे में क्या है, एक कोशिका 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है। उदाहरण क्या है, अमीबा है। अमीबा चित्र आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, बहुखंडन है यानी मल्टीपल फिजन, है ना। तो एक कोशिका कई छोटी-छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे इसका उदाहरण क्या है, प्लाज्मोडियम। अमीबा जो है 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है, लेकिन बहुखंडन, है ना, इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो है वो कई छोटी-छोटी भागों में क्या करती है, विभाजित हो जाती है। इसके बाद जो है वो क्या है, कली बनना यानी बडिंग। बडिंग क्या होता है, शरीर पर कली बनती है जो बाद में अलग होकर नया जीव बनाती है ना। बडिंग क्या होता है, इसको फिर से देखेंगे। शरीर पर कली बनती है जो बाद में अलग होकर नया जीव बनाती है। उदाहरण क्या है, यीस्ट है और हाइड्रा। एकदम छोटा-छोटा पॉइंट मैंने लिखा है, आप इसको देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो रोक के लिख भी सकते हैं। चौथा जो है वो क्या है, वनस्पतिक प्रवर्धन। वनस्पतिक प्रवर्धन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसको अच्छे से समझना है, एक लाइन में आंसर है। पौधे के जड़, तना या पत्ती से नया पौधा बनता है, उसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उदाहरण क्या है, आलू है। आपको पता है एक आलू को रोपते हैं, बोते हैं तो उससे नया आलू बनता है, कई तरह का आलू बनता है उससे। गन्ना में सेम प्रक्रिया है। अब इसमें 5 नंबर का आंसर में आपको 5 नंबर लाने के लिए क्या करना होगा, आपको कल भी बताए थे, इससे
पहले वाले पार्ट में निष्कर्ष लिखना होगा। निष्कर्ष क्या है? अलैंगिक प्रजनन सरल, तेज तथा कम समय में अधिक संख्या में जीव उत्पन्न करता है। एक बार में समझ में आ तो क्या अलैंगिक प्रजनन जो है वो तेज तथा कम समय में अधिक संख्या में जीव उत्पन्न करता है। यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे पौधे में लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन। आपके स्क्रीन के ऊपर उसका क्वेश्चन आंसर शो हुआ होगा, आप उसको उतार सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों में लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन का वर्णन कीजिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग अलैंगिक प्रजनन देखेंगे। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक पौधा भाग लेता है, बीज का निर्माण नहीं होता। तीसरा पॉइंट क्या है? नई संतति मूल पौधे के समान होती है। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं आलू प्याज। इसका मतलब क्या हुआ कि आलू का जो दूसरा पौधा निकलता है वो भी तो आलू के समान ही होता है। इसके बाद हम लोग लैंगिक प्रजनन में समझेंगे। लैंगिक प्रजनन क्या होता है? नर और मादा युग्मकों के संयोग से होता है। और लैंगिक में केवल एक पौधा भाग लेता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में नर और मादा के युग्मों के संयोग से होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? फूल प्रजनन अंग है। तीसरा पॉइंट क्या है? परागण और निषेचन के बाद बीज बनता है। मतलब क्या? परागण और निषेचन मिलने के बाद क्या बनता है? बीज बनता है। प्रक्रिया क्या है? परागण, निषेचन, है ना, बीज व फल का निर्माण। निष्कर्ष इसका क्या है? पौधे में लैंगिक प्रजनन से नई विविधता उत्पन्न होती है, जबकि अलैंगिक प्रजनन से समान संतति बनती है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। और पहला जो रिप्रोडक्शन प्रजनन चैप्टर देखे, इसमें सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर चलेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जीवन प्रक्रम या जैव प्रक्रम। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या है? इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन क्या क्या है? मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, वर्णन करें। मानव श्वसन तंत्र का चित्र व कार्य लिखिए। रक्त परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन समझाइए, है ना। नेफ्रॉन की संरचना व कार्य लिखिए। तो ये क्वेश्चन नेफ्रॉन की संरचना व कार्य, ये क्वेश्चन नेफ्रॉन की संरचना व कार्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक जीवन प्रक्रम क्या है ये समझ लेंगे तो पूरा चैप्टर, मतलब पूरा ये जो चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यही क्वेश्चन देखेंगे, जीवन प्रक्रम क्या है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा आंसर कि जीवन प्रक्रम लाइफ प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको इसका परिचय देना होगा। परिचय क्या देना है? वे सभी क्रियाएं जो जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है जीवन प्रक्रम कहलाती है ना। मुख्य जीवन प्रक्रम क्या है? पोषण यानी न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? वह प्रक्रिया जिससे जीव भोजन प्राप्त करते हैं, ऊर्जा लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स पोषण मतलब क्या? वह प्रक्रिया है ना जिससे जीव क्या प्राप्त करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं, ऊर्जा लेते हैं, है ना। मनुष्य में यह पाचन तंत्र द्वारा होता है। उसके बाद दूसरा है श्वसन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। मतलब जो भोजन आप लोग खाते हैं उससे क्या मिलता है? क्या ऊर्जा प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है ना। इसमें ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहता है? छोड़ा जाता है। उसके बाद परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो परिवहन क्या है? शरीर में जल, भोजन एवं गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसपोर्टेशन यानी वहन कहलाती है ना। मतलब क्या हुआ? एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं गैसों को पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो परिवहन कहलाती है। मनुष्य में यह कार्य किसके द्वारा होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। अभी हम लोग रक्त परिसंचरण में पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? उत्सर्जन। एक्सक्रीशन क्या है? शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। मतलब क्या हुआ? जो आपका जो है शरीर का गंदा क्या मलमूत्र हो गया, गंदगी जितनी भी है उसको बाहर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ये प्रक्रिया कौन करता है? किसके द्वारा होता है? ये प्रक्रिया इन्हीं द्वारा होता है। अब आपको बताए हैं कि 5 नंबर का आंसर लिखने के लास्ट में क्या लिखना है? आपको निष्कर्ष लिखना है। तो निष्कर्ष इसका क्या है?
रहते हैं और उनका शरीर सही प्रकार से कार्य करता है, मतलब जिसके अंदर ये सब क्रिया हो रहा है, जिसके अंदर ये सब अंग स्वस्थ है, हेल्दी है, वो क्या होगा, व्यक्ति भी वह जीव भी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण। क्या क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण। ये आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, आप या तो उसको वीडियो रोक के उतार ले या तो स्क्रीनशॉट ले ले। तो रक्त परिसंचरण क्या है, रक्त का हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक जाकर पुनः हृदय में लौटना रक्त परिसंचरण कहलाता है। इसका मतलब क्या है, हार्ट हमारा यहाँ पे है, हम आपको हार्ट का भी डायग्राम बताएंगे, कैसे संरचना करना है, कार्य कैसे करना है। तो रक्त का जो है ना, हृदय से सारे शरीर के अंगों तक पहुंचना, वापस हृदय तक आना ही क्या कहलाता है, रक्त परिसंचरण कहलाता है। मनुष्य में द्विगुण यानी डबल परिसंचरण पाया जाता है, क्योंकि एक पूर्ण चक्र में रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। ये पॉइंट याद रखना है। मनुष्य में कौन सा परिसंचरण होता है, मनुष्य में डबल सर्कुलेशन यानी डबल परिसंचरण होता है ना। उसके बाद पॉइंट है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये क्या होता है, अशुद्ध रक्त दायां निलय से फेफड़ों में आता है ना। अशुद्ध रक्त कहां से आता है, दायां नली से फेफड़ों में आता है, वहां जो है ऑक्सीजन ग्रहण कर शुद्ध बनता है, मतलब अशुद्ध रक्त जो ऑक्सीजन ग्रहण कर क्या बनता है, शुद्ध बनता है। ये कहाँ होता है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता है। और शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में लौटता है। अशुद्ध रक्त दायां नीले से फेफड़ा में आता है, ऑक्सीजन ग्रहण कर शुद्ध बनता है, और शुद्ध रक्त जो है वो बायां अलिंद में क्या करता है, लौटता है। इसके बाद क्या है, महापरिसंचरण सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ये क्या है, बायां नीले से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाता है, बायां नीले से शुद्ध रक्त जो है पूरे शरीर में जाता है ना। कोशिकाओं को ऑक्सीजन व पोषक तत्व देता है। उसके बाद क्या है, अशुद्ध रक्त दायां आलिंद में वापस आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बायां नीले से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाता है और कोशिकाओं को ऑक्सीजन व पोषक तत्व देता है। हमारा जितना भी सेल है इसको क्या करता है, ऑक्सीजन और पोषण तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स देता है। अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में वापस आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इसका महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है, शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, अशुद्ध व शुद्ध रक्त अलग अलग रहता है। शरीर के सभी अंग सही से कार्य करते हैं, मतलब हमारा हृदय अगर सही से वर्क कर रहा है तो हमारा जितना भी पार्ट है वो भी सही से वर्क करेगा। निष्कर्ष लिखना है, इसका निष्कर्ष क्या है, मनुष्य में 4 कक्षों वाला हृदय होता है। ये आप याद रखिएगा, हम लोग हार्ट का भी पढ़ेंगे। तो मनुष्य में हार्ट में 4 चैम्बर होता है ना, जिससे 2 गुण परिसंचरण संभव होता है, मतलब क्या है, पॉसिबल, और शरीर को पूर्ण ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये इसका निष्कर्ष है। तो अब हम लोग जो है लास्ट एक देख लेंगे, नेफ्रॉन की संरचना और कार्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। इसको अच्छे से एकदम जानना है बच्चों। अगर जहां आपका ये तीनों क्लियर है और मेरे साथ चल रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर करें। अगर जहां किसी तरह से तैयारी करोगे तो कम समय में आपको अच्छा नंबर आ सकता है। बिहार बोर्ड में वो क्या है, नेफ्रॉन क्या है, संरचना कार्य लिखिए। तो ये क्वेश्चन नेफ्रॉन की संरचना, हार्ट की संरचना और जितना भी डायग्राम और संरचना आता है, इसका वीडियो जो है 20 तारीख को पोस्ट होगा। आप 20 फरवरी को देख लेंगे, क्योंकि 21 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो माइंड में रिकैप होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 फरवरी को आएगा बायोलॉजी का, और 5 नंबर का जितना भी होगा। तो 20 फरवरी को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अब हम लोग अगला चैप्टर पे चलेंगे, तो चलिए। तो अगला चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी बार, तो देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। मानव मस्तिष्क के भाग एवं कार्य लिखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तीसरा क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा, या तो आप लोगों ने 1 साल पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये दोनों हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मानव मस्तिष्क के भाग एवं कार्य लिखिए। ये आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देना है, मानव मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क केंद्र तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है।
यह शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। मस्तिष्क के मुख्य भाग क्या क्या है? सबसे पहले आपका फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क है, दूसरा मध्य मस्तिष्क है, और तीसरा क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन भी बोलते हैं। तो अग्र मस्तिष्क क्या है? सोचने, स्मरण करने एवं निर्णय लेने का कार्य कौन करता है? ये अग्र मस्तिष्क करता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, इसमें सेरेब्रूम होता है। अब यहां से ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है कि सेरेब्रूम मस्तिष्क के कौन से मुख्य भाग में पाए जाते हैं? तो क्या आंसर होगा इसका? अग्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं, यानी फोर ब्रेन में पाए जाते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? सोचने का ताकत होता है, स्मरण यानी याद करने का ताकत होता है। दूसरा क्या है? मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन। मध्य ब्रेन क्या करता है? दृष्टि यानी देखते जो है हम लोग, ये सब की क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है? मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन करता है। और इसके बाद क्या है? पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या काम करता है? इसमें सेरिब्लम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सेरिब्लम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सेरिब्लम कहाँ पे पाया जाता है? सेरिब्लम जो है वो हिंड ब्रेन में पाया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, मेडुला। दूसरा पॉइंट क्या है? मेडुला हृदय गति, श्वसन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ये क्या करता है? मेडुला एक पार्ट है, ये क्या करता है? हृदय गति, श्वसन जैसा अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करता है? ये नियंत्रण करता है। सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा। जो आज पहली बार भी पढ़ रहा है, ये वीडियो देख रहा है, उसको ये सब माइंड में रिकैप समझ में आ रहा होगा। तो इसको क्या करना है? आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या तो वीडियो रोक के लिख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है 5 नंबर का। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है? मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र है, जो स्वैच्छिक एवं अनैच्छिक दोनों क्रियाओं को क्या करता है? संचालित करता है। तो ये आपका इसका निष्कर्ष है। आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। याद रखिए 20 फरवरी को जितना भी 5 नंबर का डायग्राम पूछा गया है हम लोग वो कवर करेंगे, जिसका वीडियो जो है शाम में पोस्ट होगा। और 21 फरवरी को आपका साइंस का एग्जाम है, तो साइंस का एग्जाम बहुत अच्छा से देना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? उदाहरण सही समझाइए। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। सबसे पहले हम लोग को इसका क्या करना होगा? परिचय देना होगा। तो परिचय क्या है? किसी उत्तेजना के प्रति बिना सोचे समझे तुरंत होने वाली प्रतिक्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। मतलब क्या हुआ? जैसे आपको तुरंत आप जो है किसी गर्म चीज पे यानी तावा पे हाथ रख देते हैं, आपका मस्तिष्क यानी ब्रेन तुरंत एक्टिव होता है, हाथ खींच लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? किसी उत्तेजना के प्रति बिना सोचे समझे तुरंत होने वाली प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्क में आपको 5 पॉइंट लिखना है ना? संवेदक, संवेदी तंत्रिका, जितना भी आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको उदाहरण लिखना। उदाहरण में क्या है? गर्म, अभी जैसे बताएं आपको, गर्म वस्तु को जैसे छूते हैं आप तुरंत अपना हाथ क्या करते हैं? पीछे ले लेते हैं। महत्व, इसका महत्व क्या लिखना है? इस शरीर को चोट से बचाता है ना? दूसरा क्या लिखना है आपको? त्वरित प्रतिक्रिया देता है ना, मतलब तुरंत एक्शन में आ जाता है। अब इसका लास्ट में क्या लिखना है? निष्कर्ष लिखना है। तो निष्कर्ष लिखने के बाद आपको 5 में 5 नंबर दे दिया जाएगा। ऐसे आपको 5 नंबर का आंसर लिखना है कि एग्जामिनर कॉपी देख के आपका खुश हो जाए। अगर जहां आपका तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अगर जहां एक सब्जेक्ट का तैयारी थोड़ा कम है, तो आप सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ के भी आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब जो अगला चैप्टर है वो क्या है? अनुवंशिकता एवं विकास, है ना? क्या? अनुवंशिकता एवं विकास। इसमें भी मैंने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जिसमें कि हम लोग पहले क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, बाकी आपको करना है ना? क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है इसका हम लोग आंसर कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझा। इसका आंसर थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट लिखने का मैंने ट्राई किया है, लेकिन फिर भी जो है लंबा हो गया। तो चलिए आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो सबसे पहले आपको इसका परिचय देना होगा। परिचय क्या है?
एक ही लक्षण के आधार पर किए गए संकरण को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मतलब क्या है, एक ही लक्षण के आधार पर किए गए संकरण को क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यह प्रयोग है ना ग्रेगर जॉन मेंडल के मटर के पौधे पर किया गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रयोग था ये ग्रेगर जॉन मॉडल ने मटर के पौधे पर किया था। सबसे पहले जो ट्राई किया था किसके पौधे पर किया था, मटर के पौधे पर ट्राई किया था। उदाहरण क्या है, लंबा पौधा टीटी, बौना पौधा छोटा टीटी। इसको आपको मुंह से बोलकर समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो लंबा पौधा को क्या माना, टीटी माना, और क्रॉस किया किससे, बौना पौधा से टीटी से। आपके स्क्रीन पर सब शो हो रहा होगा, है ना। तो पहला जो पीढ़ी था, पहला पीढ़ी में क्या हुआ, पहला पीढ़ी में सभी पौधे है ना एक लंबा टीका एक बौना टीका, तो टीटी हुआ। क्योंकि लंबा लक्षण प्रभावी डोमिनेंट है तो सभी पौधा क्या हुआ, लंबा निकला। पहला जो पीढ़ी हुआ सभी पौधा क्या निकला, लंबा हुआ। इसके बाद जो है कि दूसरा पीढ़ी जो आया F2, आपके स्क्रीन के ऊपर डायग्राम दिख रहा होगा। दूसरा पीढ़ी में भी क्या हुआ, दूसरा पीढ़ी में परिमाण क्या हुआ, जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, फिनोटाइप अनुपात, यानी 3 लंबा 1 बौना हुआ। फिनोटाइप अनुपात क्या हुआ, 3 लंबा हुआ और 1 क्या हुआ, बौना हुआ। ये क्या था, ये था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। लंबे पौधे को बौना पौधा के साथ क्रॉस कराया गया। इसका निष्कर्ष आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना है क्या, प्रभावी लक्षण F1 में प्रकट होता है। मतलब पहला जो पीढ़ी होता है उसमें प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। पहला जो पीढ़ी होता है उसमें प्रभावी लक्षण जो है वो प्रकट होता है। F2 में लक्षण जो है वो 3:1, F2 में जो लक्षण है वो 3:1 के अनुपात में मिलती है। मतलब F2 यानी दूसरा पीढ़ी में जो होता है F2 में जो लक्षण मिलता है वो कैसा मिलता है, वो 3:1 अनुपात में मिलता है। इसे प्रभुत्व का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे और लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। पहला पीढ़ी में क्या हुआ, पहला पीढ़ी में जो हुआ सभी पौधा क्या हुआ, लंबा हुआ। क्या हुआ, लंबा हुआ। क्यों हुआ लंबा, क्योंकि लंबा लक्षण प्रवाही यानी डोमिनेंट है। दूसरा पीढ़ी में क्या हुआ, दूसरा पीढ़ी में जो लक्षण हुआ वो 3:1 का मिला। मतलब 3 लंबा मिला और 1 क्या मिला, बौना पौधा मिला। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो है ये अर्जित एवं अनार्जित और गुणसूत्र और जीन, तो हम लोग जो है एक और क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, वो क्या है, गुणसूत्र और जीन। तो गुणसूत्र और जीन क्या है, आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा गुणसूत्र और जीन। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सेलेक्ट किया, हो सकता है इस बार पूछा जाए, नहीं पूछा जाए तो अगर जहां आप लोग 11th-12th में बायोलॉजी लोगे तो उसमें काम देगा। गुणसूत्र क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, गुणसूत्र क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। यह कोशिका के कहां में पाया जाता है, केंद्रक में यानी सेंटर में पाया जाता है। डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े। ये बायोलॉजी का 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। और इसका चौथा पॉइंट क्या लिखना है, ये वंशानुपात लक्षणों का वहन करते हैं। ये किसका वहन करते हैं, वंशानुपात लक्षण का वहन करते हैं। अब इसका दूसरा बिंदु क्या लिखना है आपको, जीन लिखना है। तो जीन क्या है, जीन जो है डीएनए का एक छोटा सा भाग है। जीन जो है वो डीएनए का एक छोटा सा भाग है। यह लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, पहुंचाता है। मतलब जीन क्या करता है, कोई भी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, मतलब बाप से बेटे तक कौन पहुंचाता है, जीन पहुंचाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। जीन जो किस पे स्थित होते हैं, गुणसूत्र पे, यानी किस पे डिपेंड करता है, गुणसूत्र पे डिपेंड करता है। प्रत्येक लक्षणों के लिए एक जोड़ी जीन होता है। मतलब कोई भी लक्षणों के लिए एक जोड़ी जीन पाया जाता है। ठीक है, जीन समझ में आ गया होगा आपको। इसका लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष क्या है, गुणसूत्र वंशानुपात जानकारी का वाहक है तथा जीन उसी पर स्थित लक्षणों को इकाई करता है। मतलब क्या हुआ, वंशानुपात मतलब क्या, बाप बेटा दादा
आपको ये पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा गुणसूत्र। लास्ट आपका चैप्टर जो है वो हम लोग कौन सा चैप्टर देखेंगे, लास्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे क्या, लास्ट हम लोग जो चैप्टर देखेंगे वो देखेंगे हमारा पर्यावरण। पर्यावरण से ऑब्जेक्टिव आते हैं और कुछ सब्जेक्टिव भी हम लोग देख लेंगे। 5 नंबर का सब्जेक्टिव कौन कौन इंपॉर्टेंट। चलिए बच्चों, अब हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण, इन्वायरमेंट। इसमें मैंने बहुत ही सोच समझ के 2 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन है ना, और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं दोनों क्वेश्चन ही बताऊंगा। ऐसा नहीं इसमें और क्वेश्चन भी है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है इसलिए मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा। और इससे आपको ये भी होगा कि 2 नंबर का भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और 2 नंबर का क्वेश्चन भी हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का आंसर शो हो रहा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है, जीवों के बीच भोजन एवं ऊर्जा का स्थानांतरण की क्रमबद्ध प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसकी शुरुआत उत्पादक हरे पौधे से होती है। खाद्य श्रृंखला क्या है, जीवों के बीच भोजन एवं ऊर्जा के स्थानांतरण की क्रमबद्ध प्रक्रिया को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसकी शुरुआत उत्पादक हरे पौधे से होती है। उदाहरण में आप क्या क्या लिख सकते हैं, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को कौन खा लेता है, चील खा लेता है। ये एक फूड चेन हुआ है ना, ये क्या हुआ, फूड चेन हुआ। फूड चेन मतलब क्या, पहले घास का जो छोटा छोटा फूल सब होता है उसको टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खा लेता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को कौन खाता है, सांप को चील खा लेता है। आपके स्क्रीन के ऊपर फूड चेन का सारा डायग्राम शो हो रहा होगा और बहुत अच्छा से आपको क्लियर हुआ होगा फूड चेन। तो इसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसके बाद आपको लिखना है, इसमें ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक क्रम से प्रवाहित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में है ना क्या करता है, क्रम से प्रवाहित होता है। एक जीव से दूसरे जीव में किससे प्रवाहित होता है, क्रम से। ऊर्जा याद रखना, ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में क्रम से क्या होता है, प्रवाहित होता है। इसका विशेषता आप लिख सकते हैं, विशेषता क्या हुआ, यह सीधी लीनियर होती है। दूसरा विशेषता क्या लिख सकते हैं आप, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। तीसरा आप क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक स्तर को पोषण स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे खाद्य जाल क्या है। जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती है तो उसे खाद्य जाल कहते हैं ना। उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं, घास को टिड्डा, खरगोश और हिरन खाते हैं। मतलब एक घास को टिड्डा भी खाता है, खरगोश भी खाता है और क्या खाता है, हिरन भी खाता है। उसी प्रकार टिड्डा को मेढक और पक्षी खाते हैं। टिड्डा जो होता है कीड़ा होता है उसको कौन खाता है, पक्षी भी खा लेता है और मेढक भी खा लेता है। इस प्रकार कई श्रृंखलाएं मिलकर जाल बनाती है। मतलब कई श्रृंखलाएं मिलकर ये क्या बनाती है, जाल बनाती है। अब इसका महत्व क्या लिख सकते हैं आप, महत्व में आपको लिखना है, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखता है। मतलब ये पारिस्थितिकी तंत्र को क्या रखता है, संतुलित, बैलेंस रखता है ना। दूसरा महत्व आप क्या लिख सकते हैं, किसी एक जीव में समाप्त होने पर भी अन्य विकल्प क्या होते हैं, मौजूद रहते हैं। लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। खाद्य श्रृंखला ऊर्जा के प्रवाह की सरल प्रक्रिया है, जबकि खाद्य जाल अधिक जटिल एवं संतुलित व्यवस्था है ना। खाद्य श्रृंखला ऊर्जा के प्रवाह की सरल प्रक्रिया है, जबकि खाद्य जाल अधिक जटिल एवं संतुलित व्यवस्था है। आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र है ना। यहाँ पे पारिस्थितिकी होगा तो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, उदाहरण सहित लिखने का आएगा इसमें। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे, जीवों, पौधे, जानवर है ना, सूक्ष्म जीव। जीव मतलब पौधा, जानवर, सूक्ष्म जीव जितना भी है तथा उनके आसपास के निर्जीव वातावरण, जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश। क्या पहला लाइन कहां से शुरू करना है, जीवों, जानवर, सूक्ष्म जीव तथा उनके आसपास निर्जीव वातावरण, जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं को पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब
के जीव जितना हुआ उसके पास जो मौजूद है, जो आसपास निर्जीव है, जैसे जल हो गया, है ना, आपका वायु हो गया, मिट्टी हो गया, प्रकाश हो गया, ये सब के बीच में जो है एक पारस्परिक क्रिया होता है, उसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, है ना। अब इसके बारे में समझना है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक एक आपका हो गया बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी जैव घटक। जैव घटक क्या है? जैव घटक बायोटिक कंपोनेंट में बस 3 छोटा छोटा पॉइंट लिखना है। क्या है वो? उत्पादक इसका हरे पौधे होंगे, उपभोक्ता शाकाहारी मांसाहारी होगा, अपघटक जो है जीवाणु और क्या है, कवक है। और दूसरा आपको लिखना है अजैव घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट क्या है? जल, वायु, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश। एकदम आसान से क्लियर हो गया होगा। अजैव घटक आपको पूछ भी सकता है, अजैव घटक क्या है? जल, वायु, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश। इसका आपको लास्ट में उदाहरण इसका क्या है? तालाब, वन, खेत आदि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। सब जो है इसका उदाहरण है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, यानी इकोसिस्टम का। जैसे तालाब में मछली, पौधे, जल, सूक्ष्म जीव मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। मतलब तालाब में मछली, पौधे, जल, सूक्ष्म जीव मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। आपको लास्ट आपको क्या लिखना होगा? निष्कर्ष लिखना होगा। निष्कर्ष क्या है? इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव एवं अजैव घटक मिलकर ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्र बनाते हैं, जिससे पर्यावरण क्या रहता है? संतुलित रहता है। अब इसके डीप में आपको अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है अब आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन शो हो रहा होगा। ये फाइनल प्रिडिक्शन है मेरा, ये नहीं मैं कहूंगा कि 100% आएगा, लेकिन आप इसको जरूर देख ले, हो सकता है आएगा, है ना। 90% चांस है, क्योंकि ये 10 साल पूछा गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के टॉप मोस्ट VVI PYQ 10 साल, पिछले 10 साल के जितने भी 2 नंबर के सब्जेक्टिव आए हैं, चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे और ये भी गैस करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे कि इस साल क्या पूछ सकता है। तो जीवन प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस से बहुत सारा सब्जेक्टिव मैंने ढूंढा है जो हर साल पूछता है, तो वो आपके स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एंजाइम क्या है करके, प्रकाश संश्लेषण, पित्त रस का कार्य, फेफड़ों का कार्य, श्वसन क्या है, सारा कुछ हम ये वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा एंजाइम क्या है, पित्त रस का कार्य क्या है ना, फेफड़ों का कार्य क्या है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए या तो वीडियो रोक के लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फेफड़ों का कार्य क्या है, तो फेफड़ा श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, रक्तचाप क्या है, रक्त द्वारा धमनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव क्या कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पसीना क्यों आता है, तो शरीर के तापमान को नियंत्रण करने और अतिरिक्त जल व लवण को बाहर निकालने के लिए पसीना आता है। मतलब शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए और अतिरिक्त जल व लवण को बाहर निकालने के लिए क्या आता है, पसीना आता है। मूत्र क्या है, तो गुर्दे द्वारा रक्त से छाने गए अपशिष्ट पदार्थों से बना पीला रंग का तरल मूत्र कहलाता है। उसी तरह डायलिसिस है, स्टोमाटा क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, ये सब आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, है ना। हम लोग जो देखेंगे अभी देखेंगे क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट, अभी देखेंगे इस लाइफ प्रोसेस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब क्या है वो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, है ना। तो हम लोग उसका आंसर पहले करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको जानना भी चाहिए और ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, हरी पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाते हैं। मतलब क्या हुआ, हरी पौधे जो है सूर्य के, है ना, प्रेजेंस में, है ना, मतलब सन की किरणों के प्रेजेंस में क्या करता है, सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना, यानी फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, स्वपोषी एवं परपोषी पोषण में अंतर। तो स्वपोषी क्या है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वपोषी कौन क्या होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे हरे पौधे। परपोषण है, श्वसन क्या है, तो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त
करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिख सकते हैं आप इसको। उसके बाद क्वेश्चन शो हो रहा होगा रक्त के घटक के नाम लिखिए, है ना, रक्त के घटक के नाम लिखिए, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। उसके बाद क्वेश्चन है धमनियों एवं शिराओं में अंतर, धमनियों एवं शिराओं में अंतर। इसके बाद आपका क्वेश्चन है नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। 2 नंबर में पहले एकदम शॉर्ट समझ लीजिए। नेफ्रॉन जो है वो गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इसके लिए विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, जो वीडियो 20 तारीख को आएगा। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? पाचन क्या है? हृदय का कार्य। हृदय पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है और ऑक्सीजन व पोषक तत्व पहुंचाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो रोक के लिख सकते हैं। तो पर दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन शो हो रहा होगा। तो दूसरा चैप्टर क्या है आपका? तो दूसरा चैप्टर जो है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये दूसरा चैप्टर जो है आपका क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी नियंत्रण एवं समन्वय। तो पहला क्वेश्चन हो रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने ये 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, और भी क्वेश्चन था लेकिन ये क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे और जो बच जाएगा आप लोग करिएगा। तो नियंत्रण एवं समन्वय तो क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? किसी उत्तेजना के प्रति शरीर द्वारा तुरंत और स्वतः होने वाली प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन में देख चुके हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। प्रतिवर्ती क्रिया जैसे किसी तावा पे हाथ रख दिए, हमको गर्म महसूस हुआ, हम अपना हाथ तुरंत खींच लेते हैं। उसी तरह हम लोग जैसे चोट लगता है वैसे हम लोग एक्शन में आते हैं, मतलब तुरंत एक्शन में आ जाना ही क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है ना। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? हार्मोन क्या है? तो हार्मोन क्या है? हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होकर शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? उसके बाद तंत्रिका तंत्र क्या है? शरीर में संदेश का आदान प्रदान करने तथा विभिन्न अंगों के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है पौधों में हार्मोन का कार्य लिखिए। तो अभी हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसमें हम आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कल आपका एग्जाम है तो एकदम ठीक एकदम तुरंत समझना है, तुरंत याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको याद करना है। कल एकदम हार्ड एग्जाम लेना है, इससे जरूर से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बहुत आएगा। और ये मेरा साइंस का पहला लेक्चर है, तो बहुत गलतियां इसमें हो रही होगी, आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? पौधे में हार्मोन का कार्य लिखिए। पौधे में हार्मोन का कार्य लिखिए, ये भी आप याद कर लीजिए। इसके बाद जो हम लोग चलेंगे वो चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन, है ना, प्रजनन। उससे क्वेश्चन आता है और 5 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है। तो वो अच्छे से देखेंगे हम लोग। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन शो हो रहा होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रजनन, रिप्रोडक्शन। इससे मैंने चुन के बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लिया है। और लैंगिक प्रजनन क्या है? लैंगिक प्रजनन क्या है ये हम लोगों ने देख लिया है कुछ देर पहले। इसके बाद क्या है? प्रारंभ क्या है? निषेचन क्या है? किशोरावस्था क्या है? लिंग निर्धारण क्या है? और देखेंगे, बाकी आप लोग खुद से करिएगा। और जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, अगर जब मजा आ रहा है आप लोगों को तो कमेंट में यस लिखिएगा। और कल का एग्जाम आप लोग का अच्छा है। चलिए हम आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? अलैंगिक प्रजनन। तो जिस प्रजनन में केवल एक जनक भाग लेते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया है। और लैंगिक में जिस प्रजनन में नर और मादा युग्मकों के बीच संलयन होता है, तो ये तो देख लिया हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है? प्रागण क्या है? निषेचन क्या है? नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से युग्म नर यानी जायगोट बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन है?
किशोरावस्था क्या है? तो किशोरावस्था क्या? वह अवस्था जिसमें शरीर में हार्मोनल परिवर्तन के कारण प्रजनन अंगों का विकास होता है और व्यक्ति प्रजनन के योग बनता है, वो किशोरावस्था कहलाता है ना, यानी एडल्ट। इसके बाद क्या है? लिंग निर्धारण क्या है? तो जितना भी क्वेश्चन है ये सब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और रिप्रोडक्शन का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा उसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। तो हम लोगों ने सब कर लिया है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पे चलते हैं। तो अगला चैप्टर क्या है? अनुवांशिकता एवं विकास, यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसका क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। मैंने चुन चुन के बहुत मुश्किल से क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे, आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? जीन क्या है? तो इसका आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। जीन गुणसूत्र पर स्थित डीएनए का वह खंड है जो किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? गुणसूत्र क्या है? ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद क्या है? अर्जित लक्षण क्या है? अर्जित लक्षण क्या है? जो लक्षण जीव अपने जीवन काल में पर्यावरण या अभ्यास के कारण पर्याप्त करता है उसे अर्जित लक्षण कहते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है। उसके बाद है अनर्जित लक्षण। अनर्जित लक्षण क्या है? जो लक्षण माता पिता से संतानों में, है ना, वंशानुपात में से प्राप्त होता है। मतलब क्या हुआ कि मम्मी पापा को कुछ था वो बच्चे को भी हो गया, है ना, जैसे दाम हो जाता है, कुछ जेनेटिक्स आ जाता है, पापा लंबे तो बेटा भी लंबा हो रहा है, ये होता है अनर्जित लक्षण, है ना। अर्जित लक्षण क्या? जो अपने जीवन काल में अभ्यास के कारण प्राप्त करता है। जैसे समझो क्या कि पापा को उतना ताकत नहीं था लेकिन बेटा जो है जिम करके या कुछ प्रोटीन वगैरह या तो स्पोर्ट्स खेल के क्या किया, बॉडी बना लिया या तो ताकत हो गया, उसको क्या कहते हैं? अर्जित लक्षण कहते हैं। और अनर्जित लक्षण क्या? जो पापा लंबे तो बेटा भी लंबा हुआ, पापा को कुछ दाग कहीं पे था तो बच्चे को भी आ गया, ये हो गया अनर्जित लक्षण। इसमें क्वेश्चन क्या है? मेंडल कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल वंशागति के जनक थे। मतलब क्या हुआ कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वंशागति के जनक थे। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशागति के नियमों की खोज की थी। हम ग्रेगर जॉन मेंडल वंशागति के जनक थे। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशागति के नियमों की खोज की थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये सर। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं और क्वेश्चन भी इससे आता है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। जैव विविधता क्या है? किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और पौधे की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। कितना सरल सा आंसर है इसका। इसके बाद क्या है? ओजोन परत क्या है? ओजोन परत क्या है? वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस की परत को ओजोन परत कहते हैं। यह सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की क्या करता है? रक्षा करता है। ओजोन परत आपको भी बताएं। आप क्या करिए, सारा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग फाइनल एकदम लास्ट वीडियो में कुछ 5 मिनट बचा है, हम लोग फाइनल टर्म पे आप पहुंच चुके हैं। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डीवीआई सब्जेक्ट देख लिया है। अब चांस जिसका आने वाला है वो हम लोग देखेंगे। अगर जहाँ अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दे, अगर जहाँ आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो वो भी कमेंट करके बताएं क्या चीज में दिक्कत हो रहा है। तो जो चांस से आने वाला और जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ, तो सबसे ज्यादा रिपीट क्या क्वेश्चन हुआ है? प्रतिवर्ती क्रिया। दूसरा क्वेश्चन क्या रिपीट हुआ है सबसे ज्यादा? जीन गुणसूत्र क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या रिपीट हुआ है सबसे ज्यादा? प्रकाश संश्लेषण। तीनों का आंसर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। जीन गुणसूत्र अभी तुरंत पढ़े हम लोग, प्रकाश संश्लेषण भी अभी तुरंत पढ़े, एक क्वेश्चन प्रतिवर्ती क्रिया भी पढ़े हो जाएगा, इसको 2-3 बार पढ़ लेना। कल एग्जाम में कॉपी फाड़ लेना, एकदम इतना खतरनाक लिखना है आपको। तो यहाँ से सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, खत्म हो चुका। और यहाँ से बायोलॉजी का जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है सारा का सारा क्लियर हो चुका है। 20 फरवरी की शाम को एक वीडियो आएगा जो बायोलॉजी का 5 नंबर का फिगर जो है संरचना कार्य, नेफ्रॉन की संरचना कार्य, हृदय की संरचना कार्य और जो आ चुका है और जो आने का चांस है ये मैं पोस्ट करूंगा। ये वीडियो अगर आप
एंड तक देखे हैं और आपको समझ में आया तो बस एक कमेंट कर दीजिएगा कि आपको अच्छा लगा या आपको समझ में आया, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको 20 फरवरी को आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू बच्चों, अच्छे से एग्जाम दीजिए आप लोग।